मान लीजिए आपका ये क्या है, एक नहर है, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया आपको ये, ठीक है। ये फिगर है, ये नहर का क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस नहर को अगर हम जो है दोनों साइड से, अगर सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रा करें, देखिए ऐसे, ठीक है, अगर हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करें तो ये क्रॉस सेक्शन दो भागों में बांट जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। जब दो भागों में हमने बांट रखा है इसको, तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही तरफ क्या है, लगभग एक समान है, ठीक है। ये दोनों हिस्से क्या है, एक समान है, एक दूसरे की कॉपी लग रही है। सेंटर से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों क्या है, एक समान है, यानी कि क्या है, ये दोनों सिमेट्री है। यानी कि नहर का जो खंड होता है वो दोनों हिस्सों में, लेफ्ट और राइट दोनों हिस्से में क्या होता है, लगभग एक समान रखा जाता है, उसकी जो डिजाइन रखी जाती है, ठीक है। अभी तक जो हमने डिजाइन पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में, तो उस लेक्चर में हमने क्या किया, मेनली जो है आप कितना डिस्चार्ज ले जाएंगे, ये कैनाल के इस सेक्शन को हमने केवल देखा था, ये पोर्शन आपका, ठीक है। इस पोर्शन को जो ये डार्क सर्कल, डार्क रेंज दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पे आपके, उसके हम एरिया को ड्रॉ कर रहे थे कितना होगा, और उसके एरिया के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, बी और डी को डिजाइन कर रहे थे। और बी और डी निकालने के लिए हमने दो थ्योरी पढ़ा, कौन कौन सा, एक आपका था कैनेडी की थ्योरी, दूसरी थी आपकी लेसी की थ्योरी। और दोनों पे जो है, दोनों के डिजाइन स्टेप, दोनों की परिकल्पनाओं के विषय में हमने जो है कल चर्चा किया, और दोनों के डिफरेंस को भी समझने की कोशिश किया कि दोनों में क्या किस तरह की जो है एडवांटेज थे, किस तरह के डिसएडवांटेज थे, ठीक है। और दोनों का जब कंपैरिजन किया तो हमें जो है कुछ निष्कर्ष निकल के आया, ठीक है। इसको हम सिर्फ थ्योरीज के नाम से जानते हैं, लेसी एंड कैनेडी। तो जब हमने जो है डिजाइन का पूरा जो है स्टेप पढ़ लिया है कि किस तरह से हम डिजाइन करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, उस नहर को बनाएंगे, ठीक है, यथार्थ रूप से उसको हम तैयार करेंगे, उस नहर को बनाना स्टार्ट करेंगे। जब भी हम कोई नहर बनाते हैं तो हमें नहर के लिए जो है, अगर हम एक साइड बोले तो इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, ठीक है। नहर जो होता है उसको जो है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका जो है एक आधार हो गया, आधार की चौड़ाई हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी इसकी एक पर्टिकुलर डेप्थ होगी जिसको कैपिटल डी कह रहे हैं। ये जो ढलान वाला रास्ता है यहाँ पे, ठीक है, ये ढलान वाला रास्ता जो है इसका एक स्लोप होता है, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें सीधा, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है आपका, ये जो स्लोप ड्रा हो रहा है, ये जो है मेनली आपका 1/2 या 1:1 दिया है, ठीक है, डिजाइन पर्पज से। इसके अलावा आपका जो है ये जो हिस्सा, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ दिखाया गया है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है आपका, FSL ड्रा कर रहा है, ठीक है, पूर्ण सप्लाई लेवल, पूर्ण सप्लाई तल। यानी कि जिस डिस्चार्ज के लिए हम नहर को बना रहे थे, जिस मैक्सिमम डिस्चार्ज की हम परिकल्पना कर रहे थे, Q का मान मैक्सिमम जब रखते हैं तो उस समय जो उस नहर में वास्तविक रूप से जो पानी का तल होगा वो क्या कहते हैं, उसको FSL कहते हैं, पूर्ण सप्लाई तल कहते हैं। और उस पूर्ण सप्लाई तल पर जो गहराई होगी, नहर की तली से जो गहराई होगी, जिसको हम कैपिटल डी कह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण सप्लाई गहराई कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है परिकल्पना है। अब इसके अलावा कुछ अतिरिक्त हिस्सा जो है आपका हाँ, तो इसके अलावा कुछ यहाँ पर जो है कुछ हिस्सा जो है तो जो इसके इस पूर्ण सप्लाई तल से और नहर की जो सबसे ऊपरी सिरा है, ठीक है, इसके बीच में जो ये गैप बच रहा है, ये जो गैप बीच में आ रहा है, इसको जो है हम किसी और कलर से ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बीच का हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड का। जैसे आपकी जो टंकी होती है घर की, ठीक है, उस टंकी में जो पानी भरा जाता है वो पूरा जो है ऊपरी सतह के जो उसका कैप होता है वहां तक नहीं बढ़ता, ठीक है। उसके ऊपर कुछ गैप हम जो है छोड़ देते हैं, जो इसको हम क्या कहते हैं, जो गैप हम देते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड कहते हैं, ठीक है। वो गैप क्यों देते हैं, एयर वेंटिलेशन के लिए हो गया, ओवरफ्लो को रोकने के लिए होता है, ठीक है। तो फ्री बोर्ड हम दे देते हैं ऊपर से कुछ हिस्सा। तो ऐसे ही नहर में हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा ऊपर से जो नहर का सबसे
ऊपरी पॉइंट होता है, उस पॉइंट से और सप्लाई लेवल के बीच का जो दूरी होता है इसको क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड कहते हैं। इस हिस्से को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि नहर का पानी जो है उस नहर से बाहर ना जाए, ठीक है, ओवरफ्लो होके बाहर ना निकले। तो इसलिए कुछ अतिरिक्त हिस्सा साइड को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा पोर्शन है, डावला, ठीक है, यहाँ पर डावला है, ये रहा आपका। इसको बस एक नजर हम अभी यहाँ पे जो है बस आपको इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज है, ठीक है। ये जो पूरा आपका सेक्शन है, ये जो यहाँ पे सेक्शन दिखाया गया इस तरह से पूरा, ये पूरा जो सेक्शन दिखाया गया है इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूरा ये क्या है, एम्बैंकमेंट, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, एम्बैंकमेंट, ठीक है, तटबंध, तटबंध कहते हैं इसको, ठीक है। अब इस तटबंध पे हम क्या बनाते हैं, कभी कभी जो है रोड बना देते हैं। रोड क्यों बनाते हैं, रोड इंस्पेक्शन के लिए होता है। और मेनली क्या होता है कि जो आपके नहर होते हैं वो भी बहुत सारे गांवों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत दूरी तक जाते हैं। तो इसकी अलाइनमेंट जो है ठीक रोड की तरह की जाती है। तो इसलिए इस पूरे जो एम्बैंकमेंट हम बनाते हैं उसको इतना मजबूत हम बनाते हैं कि उस पे जो है अगर हमें कोई आवागमन का भी यूज हम आसानी से कर सके। तो इंस्पेक्शन रोड मेनली ये पर्पज इसको बनाने का होता है, इंस्पेक्शन पर्पज से, कि नहर में कोई कमी या किसी सेक्शन पे कोई जमाव हो रहा है सिल्ट का, या कहीं पे कटान हो रहा है, तो इस चीज को हमें जो है ऑब्जर्व करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, उसके एम्बैंकमेंट पे हम क्या करते हैं, रोड बनाते हैं। ये रोड जो है दोनों साइड हो सकता है, सिंगल साइड हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है डावला होता है, ठीक है। और जो आपका एम्बैंकमेंट का जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होगा, ठीक है, इस स्लोप की जो मान होगा वो होगा 1.5:1, ठीक है, 1.5:1 होगा। अब एम्बैंकमेंट के ठीक बगल में क्या करते हैं हम लोग, पेड़ की एक कतार लगा देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे नहर की तरफ हम बढ़ेंगे, नहर के लंबाई के अनुपात, उसी लंबाई के अनुपात क्या करते हैं हम, एक रेगुलर इंटरवल पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम लोग ब्रिज का कतार लगा देते हैं। और उसके अलावा उसके जस्ट बगल में क्या किया हमने, एक ड्रेन बना दिया। ड्रेन मतलब क्या, एक नाली हम बना देते हैं, ताकि जो इंस्पेक्शन रोड का पानी है, या भाई डावला से तो पानी अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि हमने इसको क्या किया, लेवल से थोड़ा ऊपर कर रखा है, ठीक है। ये जो लेवल है डावला का, इस इंस्पेक्शन रोड से थोड़ा ऊपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि यहाँ से जो जानवर हैं या कोई गाड़ी अगर दुपहिया या चारपहिया जा रही है, लोड के व्हीकल जो है अलाउ करते हैं हम लोग केवल, ठीक है। कार हो गया आपका, बहुत हैवी लोडेड गाड़ी जो है हम अलाउ नहीं करते इंस्पेक्शन रोड पे मूवमेंट के लिए। और ये डावला बनाने का पर्पज क्या है, थोड़ा ऊंचाई इसका 1.5 से 2 मीटर, 1 से 1.5 मीटर हम रखते हैं, आधा मीटर 1 मीटर तक। क्यों, क्योंकि जो है ये क्या करता है कि एक तरह से क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किसके प्रति की, अगर रोड पे कोई गाड़ी अगर इस एम्बैंकमेंट के ऊपर चल रही है तटबंध पे, तो क्या होता है कि वहां से गाड़ी जो है कहीं गलती से जो है चालक जो है लेकर उस नहर में न चला जाए, ठीक है। उस चीज से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डावला की ऊंचाई को थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका जो वाटर है, जो मान लीजिए आपका रेनफॉल के टाइम में पानी जो होता है, इसमें इस इंस्पेक्शन रोड को एक निश्चित क्या करते हैं हम लोग, ढाल दे देते हैं, ठीक है। अब ढाल की वजह से क्या होता है, जब बारिश का पानी सतह पे आएगा तो क्या होगा, वो जो है फ्लो करता हुआ इसके एम्बैंकमेंट के जो स्लोप है उससे होता हुआ बाहर की तरफ क्या होगा, ये जो है पेड़ों को भी पानी मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं क्या होगा, वो ड्रेन में जाके मिलेगा। और ड्रेन जो है कनेक्ट कर दिया जाता है किसी दूर स्थित किसी गड्ढे नाले से, और वो पानी क्या होगा, उस गड्ढे नाले में जाकर यहाँ से ड्रेन होता हुआ गड्ढे नाले में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, डिस्चार्ज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी एक व्यवस्था है जिसमें जो है हम अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। किसी भी कैनाल का जो पूरा एक डिजाइन होता है, पूरा एक मैप जो होता है, ठीक है, जो प्लान हम करते हैं कि अगर हमें कोई नहर बनाना है तो उसमें कौन कौन से हिस्सों का निर्माण करना है, ठीक है, किन किन पार्ट्स का हमें निर्माण करना है, जिसको जो है कंपलसरी यहाँ इसको बनाना है, ठीक है। तो सबका अपना ही एक अलग जो है रोल है, इम्पोर्टेंस है। उस रोल को जो है हमें समझते हुए सबको जो है अलग अलग हमें देखना है कि क्या चीजें किस तरह से चल रही है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है, सबके बारे में इंडिविजुअली सबको जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका जो है ये पोर्शन हो गया, स्टार्ट करते हैं हम कि नहर के अंग एवं उनके कार्य, ठीक है। कोई नहर है आपका तो उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं उस कैनाल के, और उनके फंक्शन, उसकी जो है उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। नहर में जो अलग अलग हिस्से बनाए जा रहे हैं उनका जो है
क्या योगदान है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका उस नहर के लिए, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब देखो नहर के कौन कौन से अंग, ठीक है, नहर के अंग है आपके, पहला तटबंध जो मैंने बताया, एम्बैंकमेंट यहाँ पे देखिए बनाया गया है। ठीक है, दूसरा है बर्म है। ठीक है, बर्म यहाँ पे आगे आपको आएगा, ये पोर्शन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिया गया है इसको बर्म कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका निरीक्षण सड़क, निरीक्षण सड़क है, काउंटर बर्म है इसके अलावा। ठीक है, निरीक्षण सड़क मैंने बताया था कि यहाँ पे हम बना देते हैं ऊपर ऊपरी तल पे। ठीक है, तो जब निरीक्षण सड़क बनाएंगे तो हमें डौला भी बनाना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। और डौला बनाने का रीजन क्यों बताया मैंने, क्या बताया वो आपको अच्छे से पता है, अभी हम आगे फिर इसको डिस्कस करेंगे। काउंटर बर्म होता है, काउंटर बर्म आपको जो है एम्बैंकमेंट के बाहर यहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम इसकी भी इंपॉर्टेंस को बताएंगे। इसके अलावा डौला के बारे में मैंने बताया कि डौला क्या होता है कि एक रेज सेक्शन होता है ऑफ एम्बैंकमेंट टू अवॉइड द मूवमेंट ऑफ व्हीकल इनटू द कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैरोपिट। तो बैरोपिट क्या होता है कि एक उधार का लिया हुआ गड्ढा कह सकते हैं। ठीक है, बैरोपिट हम बताएंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा अतिरिक्त बंध आपका है, नहर की भूमि की चौड़ाई कितनी होगी, नाली जो बनाएंगे उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, और बेड बार या तल पत्थर, ये जो है कुल मिलाकर लगभग 10 पॉइंट है जिनको जो है हमें किसी भी प्लान में शामिल करना है। जब भी हम कोई क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो उसके क्रॉस सेक्शन में हमें ड्रॉ करना होगा। इनके अलग अलग इंपॉर्टेंस को देखते हुए इनको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इनका निर्माण करना पड़ेगा किसी भी नहर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका तटबंध। तो तटबंध को पहले हम देख लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। ठीक है, इसमें हम जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका तटबंध। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आपका तटबंध। तो तटबंध क्या होता है आपका जो है, जैसे आप लोग कभी अपने गांव में जो आपकी नदी होती है, नदी के लिए साइड में क्या होता है, तटबंध बना देते हैं। ठीक है, आप लोग बंधा कहते हैं उसको। अपने गांव के इलाकों में अगर आप लोगों से पूछेंगे कि जो रेज पोर्शन है, मान लिया यहाँ पे आपकी नदी जाती, ठीक है, जैसे यह कैनाल जा रहा है उसी तरह नदी भी जाएगी। ठीक है, तो जो नदी आती है तो उसके बगल में क्या करते हैं आप लोग जो है, इस तरह से कुछ देखते होंगे कि ये बनाया जाता है, और इसको हर साल कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और मोस्टली आप देखते होंगे बारिश के पहले इसको तैयार किया जाता है, इसको जो है मरम्मत की जाती है। इसकी क्यों मरम्मत की जाती है, ताकि बारिश के समय में जब इस नदी में, अगर हम इसको नदी माने कैनाल की जगह, तो इस नदी में जब पानी ज्यादा भर जाए या इसकी फुल सप्लाई तल से, और फ्री बोर्ड भी जो है, इसका जो फ्री बोर्ड है अतिरिक्त जो हिस्सा बनाते हैं ताकि जो ओवरफ्लोइंग ना हो, वहां पे भी पानी अगर आने लगे तो क्या होता है कि अब जो है हमारे बस में नहीं है, हम रोक नहीं सकते पानी को। ठीक है, हम बहुत कर सकते हैं, तो उसके लिए हम नहर को खोल देंगे, नहर के गेट को खोल देंगे, वहां से पानी क्या होगा, फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये परिस्थिति लगातार बनी रही और जो है डिस्चार्ज बढ़ता गया, नहर के तल जो है बढ़ता गया, तो क्या होगा, ये पानी जो है इस तल पर आ सकता है। ठीक है, हम आपको जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तल पे भी आ सकता है पानी। अब ये जो आपका है क्या, कहीं ना कहीं जो एक टेम्परेरी सपोर्ट है, ठीक है, ये मिट्टी का एक ढेर होता है। ठीक है, जिसको ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के रूप में जो है दोनों साइड पे जो है रखते हैं नदी के। ठीक है, अब इसको रखने का रीजन तब समझ में आता है जब पानी जो है इस तल से ऊपर चला जाए। ठीक है, जब तक इसके लिमिट में था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ओवरफ्लो का कंडीशन हुआ तो पानी अब यहाँ पे क्या हुआ, इकट्ठा होना शुरू हो गया, ये अतिरिक्त जो है लेवल हमें मिलने लगा। अब ये क्या करेगा, इस पूरे एम्बैंकमेंट पे क्या करेगा, इसको धीरे धीरे सैचुरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और सैचुरेशन लाइन जो है इसकी कहीं ना कहीं जो है बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करती है। ठीक है, अब जैसे ही इसके टो को छुएगा, जैसे मान लीजिए अब इस लेवल पे भी पानी पहुंच गया, ठीक है, इस लेवल पहुंचा तो इसका एक सैचुरेशन लाइन बनता है। सैचुरेशन लाइन कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, पहले जब यहाँ पे था तो यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है, इसके टो से, ये जो है इसका पैर समझ लो, एम्बैंकमेंट का पैर है, तो इसके टो से क्या करता है, ये सैचुरेशन लाइन बाहर भागने का प्रयास करता है। अब जैसे ही इस पॉइंट को, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाएं, जैसे ही इस पॉइंट से वो सैचुरेशन लाइन जो है यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी बाहर निकला, ठीक है, थोड़ा सा भी बाहर निकला, यानी कि होना तो यही तक चाहिए था इसके अंदर, तो क्या होगा, ये एम्बैंकमेंट भी फेल कर जाएगा और पानी क्या होगा, पूर्ण रफ्तार से जो है आसपास के जो क्षेत्र होंगे आपके, वहां पर जाकर क्या होगा, पानी जो है बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ठीक है, ये तटबंध जो है टूट जाता है और गांव में क्या होता है, हर जगह बाढ़ आ जाती है, ये अवस्था होती है।
ठीक है। तो ये कब स्थिति कब आती है, जब ओवरफ्लोइंग का कंडीशन हो और एम्बैंकमेंट आपका क्या हो, ब्रेक कर जाए। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका काम है तटबंध का, जो तटबंध करता है आपका, क्या करता है तटबंध बैंक, ये कहीं ना कहीं दोनों साइड में एक तरह से क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन किस मायने में देखा जाए तो जो बाहर से चीजें हैं वो अंदर न जाने पाए, और अंदर से जो पानी हो क्या हो, बाहर न जाने पाए। तो बैंक क्या करता है कि बाहर कोई जानवर मान लो घूम रहा है, ठीक है, या बाहर का कोई गंदा पानी या किसी भी प्रकार का कुछ भी हो सकता है जो अननेसेसरी है इस नहर के लिए, वो एम्बैंकमेंट के थ्रू ये बैंक के द्वारा रोका जाता है। ठीक है, ताकि जो है इसके थ्रू ये जो है अंदर न जाए। ठीक है, एक फायदा इसका ये है। दूसरा फायदा क्या है आपका, कि नहर में जो ओवरफ्लोइंग है, ठीक है, उस ओवरफ्लोइंग की कंडीशन में अगर ये कंडीशन आती है, बाढ़ का समय आता है, तो नहर में कहीं ना कहीं पानी का लेवल जो है बढ़ जाएगा। पानी का लेवल अगर लगातार बढ़ता रहा तो एम्बैंकमेंट क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ, ये प्रोडक्शन प्रदान करता है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रदान करता है। और मेनली जो मैंने सैचुरेशन लाइन आपको बताया कि जो लाइन बाहर जा रही थी इस एम्बैंकमेंट से, वो आपका जो है संतृप्त रेखा कहलाता है। ठीक है, सैचुरेशन लाइन मतलब क्या, ये जो लाइन होगी, मान ली पानी यहाँ तक भरा तो क्या होगा, इस मान ली पानी यहाँ तक भर गया, तो यहाँ से एक सैचुरेशन लाइन बनती है। ये पॉइंट है आपका, तो यहाँ से एक सैचुरेशन लाइन बनती है। पहले यहाँ होगा, फिर पानी का तल ऊपर जाएगा तो यहाँ जाएगा। ठीक है, पानी का तल और ऊपर गया तो क्या होगा, बाहर निकलने का प्रयास करता है। ठीक है, और जैसे ही बाहर जाएगा क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तटबंध को हम इतना चौड़ा बनाते हैं कि संतृप्त रेखा जो आपकी है, ये इस एम्बैंकमेंट से बाहर न जाने पाए। ठीक है, इस तटबंध से बाहर न जाने पाए। अगर बाहर जाएगा तो क्या समस्या आएगी, आपका एम्बैंकमेंट फेल हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग होने लगेगी, पूरा नहर जो है कहीं ना कहीं फेल कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो रखते हैं हम लोग 0.5 मीटर तक रखते हैं। ठीक है, संतृप्त रेखा जो आपकी है, इसके ऊपर जो कवर होगा, ये जो कवर है, ये 0.5 मीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जो गैप हो इसका ये, ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ से हम दिखाएं तो ये मान लीजिए ये है, ये यहाँ तक पहुंचा है, तो ये जो ये गैप होना चाहिए, ये आपका कहीं ना कहीं जो है यहाँ से लेके जो गैप होना चाहिए मिनिमम 0.5 मीटर हमेशा बचा होना चाहिए। जैसे ही इसके अंदर आएगा, 0.5 मीटर के अंदर आएगा इसके किनारे से, वो डेंजर की स्थिति में हो जाती है, खतरनाक अवस्था हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, नहर खंड में किस किस तरह से एम्बैंकमेंट किस तरह से तैयार करते हैं, किस किस पर्पज से तैयार करते हैं। पहला कंडीशन है आपका, जब नहर पूर्ण कटाव में हो, यानी कि जब नहर को हम क्या करें, पूरा जो है हम जेसीबी लगा के गड्ढा बना दें सीधे। जैसे मान लीजिए जमीन की सतह ऐसी है, तब इसमें हम काट पीट के जो है, ठीक है, ये कटिंग करके, यानी मिट्टी निकाल के जब हम बनाए, पास में आ रही है, जमीन से मिट्टी को हम क्या करें, काट कर ये पोर्शन जो है हम बाहर निकाल दें, तब हम नहर जब बनाते हैं। तो इस अवस्था में जो तुम्हारा तटबंध होगा, उसके लिए फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे पहला फिगर आपका जो है कटाव की स्थिति में है। ठीक है, कटाव का मतलब क्या कि ये यहाँ की जो मिट्टी है, इसको निकाल दी गई है इतना। ठीक है, जमीन समतल था, उसमें काट कर जो है जमीन को, मिट्टी को बाहर निकाल कर ये कैनाल तैयार की गया। और जो मिट्टी निकली है उसका क्या बनाया हमने, मोस्टली जो मिट्टी निकलती है उसी का हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट तैयार करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें इकोनॉमिकल रखना है पूरे निर्माण कार्य। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है पूर्ण कटाव। ठीक, और जो आपका एम्बैंकमेंट होता है उसकी ढाल मैंने बताया था, इसका जो एम्बैंकमेंट का जो ये जो स्लोप होगा, इस स्लोप का मान कितना होगा, 1.5:1। ठीक है, 1:1/2/1 या 2:1 तक रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसी में जो है तटबंध रखने के लिए, दूसरा पॉइंट है जब नहर आंशिक कटाव और आंशिक भराव में हो। ठीक है, तो जब नहर आपका जो है कहीं कहीं पे काट के बनाया जाए, कहीं कहीं पे पाट के बनाया जाए, यानी कि भर के बनाया जाए मिट्टी को, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका एम्बैंकमेंट होता है वो भी क्या है, उस एम्बैंकमेंट का भी रोल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ जाता है। बढ़ किस मायने में जाता है कि जो फुल सप्लाई तल है, जैसे मान लीजिए आपने जो है थोड़ा हिस्सा क्या किया, कहीं पर जमीन को काट के नहर का कुछ गहराई प्राप्त कर लिया, लेकिन ये गहराई जो है पर्टिकुलर डिस्चार्ज को फॉलो नहीं कर पा रहा है। वो गहराई जो है यहाँ पर फुल एफएसएल नहीं मिल रहा है, इस पर हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, हम एम्बैंकमेंट का सहारा लेते हैं। उस एम्बैंकमेंट को इतना मजबूत हम बनाते हैं कि इसमें जो पानी हमेशा जो है अगर बना रहे, एफएसएल इसमें भी अगर जाए, यहाँ से मान लीजिए हमें डिस्चार्ज जो चाहिए उसका तल यहाँ पे चाह रहा है, यानी कि अब नहर में हमेशा हमें इतना कम से कम पानी चाहिए एफएसएल लेवल के लिए। तो इसमें जो है आपका एम्बैंकमेंट क्या होता है कि एम्बैंकमेंट का योगदान कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ये योगदान कब बढ़ेगा, जब नहर को हम आंशिक रूप से कटान और भराव की स्थिति में तैयार करेंगे। तीसरा कंडीशन आपका जो है वो है जब नहर को पूर्ण भराव में हम तैयार करें। जब कोई नहर खंड पूर्ण भराव में, पूर्ण भराव मतलब क्या
कि जैसी जमीन है जमीन को एज इट इज हम बनाए रखें। कोई हम जो है जमीन में गड्ढा नहीं बनाएंगे कैनाल को तैयार करने के लिए। हम सीधे क्या करेंगे, जमीन की दोनों साइड में, जहां हमें नहर ले जानी है जिस रेखा में, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, सीधे जो है हम इम्बैंकमेंट तैयार करेंगे। ठीक है, अब सीधे इम्बैंकमेंट का हम हाइट इतना रखते हैं ताकि हमें वो पूर्ण सप्लाई तल प्राप्त हो सके। उसके अलावा जो है आपका जो पोर्शन बचे वो क्या कहलाए, ये जो पोर्शन बचे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हो, फ्री बोर्ड। तो फ्री बोर्ड प्लस एफएसएल। तो तीसरा कंडीशन हम बता रहे थे यहाँ पे आपको कि तीसरा जो कंडीशन था आपका वो था जब नहर खंड पूर्ण भराव की स्थिति में। ठीक है, तो जब पूर्ण भराव का स्थिति मैं बता रहा हूँ बार बार आपसे कि जो आपका जो लेवल है जमीन का वैसे ही हम बना के रखेंगे, उसमें हम किसी भी प्रकार का जो है कोई हम जो है खुदाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड में हम इम्बैंकमेंट जो बनाएंगे उसका तल हम इतना रखते हैं ताकि वो नहर की जो है गहराई हमें प्राप्त हो जाए। यानी कि हम दोनों साइड में क्या करेंगे, दो ऊंची दीवार बनाएंगे। ठीक है, और उस ऊंची दीवार का फायदा ये होगा कि वो क्या होगा, एक नहर का रूप ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में प्राप्त हो जाएगा, जिसमें वो एफएसएल लेवल पे भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और वो फ्री बोर्ड भी हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा जो हम चाहते हैं नहर के रिस्पेक्ट, है ना। तो ये इम्बैंकमेंट हमें तैयार करना। अब इम्बैंकमेंट को हमें जो है अगर इस तरह से हम नहर तैयार करेंगे तो एक समस्या ये आपके सामने आ सकती है कि इम्बैंकमेंट इतना मजबूत होना चाहिए कि इसके डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में और जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो उसको क्या करे, वो बियर कर सके। और उससे भी जरूरी क्या है कि जो एफएसएल आपका बन रहा है तो उस एफएसएल के थ्रू जो आपका सैचुरेशन लाइन है, ये जो संतृप्त रेखा है, ये जो है इसके टो को, ये जो टो है इम्बैंकमेंट का टो है, इससे बाहर न जाने पाए। यानी कि कुछ ऐसी स्थिति ना बने कि यहाँ से ये ऐसे निकले या यहाँ पे एकदम जरा सा भी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कैनाल जो है आपका इम्बैंकमेंट जो है वो टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या होगा, ओवरफ्लोइंग होने लगेगी। ठीक है, तो ये एक जो है समस्या है इसके सामने जब आप पूर्ण भराव में बनाते हैं। तो आपको जो इम्बैंकमेंट है यहाँ पर ऐसे केस में पर्याप्त तो मजबूत बनाना होगा और उसको इकोनॉमिकल भी रखना है। इकोनॉमिकल रखने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में कोर वाल बनाते हैं। कोर वाल क्या होता है आपका, ये जो है गारा मिट्टी होती है उसका जो हम क्या करते हैं, पडल क्रे जिसको कहते हैं। गारा मिट्टी क्या होता है, पडल क्रे होता है। इसकी जो बीच में एक रोक दीवार की तरह काम करता है ये। ठीक है, सैचुरेशन लाइन को इजीली जो है ओवरफ्लो नहीं होने देता है, इसके टू से बाहर निकलने नहीं देता है। उसके प्रभाव को क्या करता है, सैचुरेशन के प्रभाव को कम करता है, जिससे जो है ये इम्बैंकमेंट जो है फेल ना हो और आपका जो कैनाल का स्ट्रक्चर हो क्या हो, हमेशा स्टेबल बना रहे। तो ये रहा आपका जो है तीन स्थितियां जिसमें नहर की हमने देखा। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका वो क्या है, वो है आपका बर्म। ठीक है, तो बर्म क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो बर्म आप पहले यहाँ पे जानिए कि बर्म एक्चुअली में बर्म होता क्या। यहाँ पे देखिए आप जो है ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पे बर्म दिखाया गया। बर्म जो आपका है कहां से कहां तक ये देख पा रहे होंगे आप, ये रहा। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो ये देखिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो इनके बीच की जो ये दूरी होगी, यहाँ पर जो अतिरिक्त जो स्पेस दिया गया है कहते हैं जिसको, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका ओरिजिनल बर्म कहलाता है। ठीक है, अब ओरिजिनल बर्म के यहाँ पे देने का रीजन क्या है इसको देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं थ्योरी क्या कह रही है इसकी, कि भूमि तल पर कटाव के ऊपरी किनारे, भूमि तल के कटाव के ऊपरी किनारे तथा तटबंध के भीतरी किनारे से, ये आपका तटबंध है तो इसका ये क्या है, ये भीतरी किनारा है। ठीक है, ये जो तटबंध है आपका इसका ये भीतरी किनारा हो गया। और भूमि का जो कटाव आपने किया है, यहाँ से मिट्टी काट रखा है, इसको कटाव कहाँ तक किया है, यहाँ तक किया है। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, इसकी बर्म कहलाती है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ भीतरी किनारे के बीच पतली क्षैतिज पट्टी। ठीक है, ये जो पट्टी है इनके बीच में इसको क्या कहते हैं हम लोग, बर्म कहते हैं, स्ट्रिप को बर्म कहते हैं। ठीक है, अब बर्म नहर के खंडों के दोनों ओर बनाए थे, एक साइड का हो गया तो ऐसे ही कहीं पे दूसरी साइड में भी जो है इसी के लेवल पे होगा। ठीक है, दोनों साइड में तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा साधारणतः नहर खंड का पार्श्व ढाल, जो आपका पार्श्व ढाल यानी कि ये जो ढाल है आपका मेनली वो 1:1 या 1/2 या एक सही 1/2 अनुपात 1 हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल रखा जाता है। ठीक है, तो
ऐसी स्थिति में आप देखिए इस तरह से जब आप बर्म तैयार करेंगे तो जो नहर का पानी है क्या होता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा जो है स्पेस मिल जाता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब शुरू में पानी क्या होगा, पूरा जो है इस लेवल तक रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो नहर में पानी है आपका, उस पानी में सिल्ट होते हैं, और पानी क्या होगा धीरे धीरे यहाँ पर जो है ये जो सिल्ट है इसकी तली पर जो है यहाँ पर जमना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जमते जमते क्या होगा, इसके क्रॉस सेक्शन को कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम कर देंगे। ये सब जो आपको डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है डार्क पॉइंट से, ये सब क्या है, यहाँ पर सिल्ट जमा हुआ है, इसके साइड पर यहाँ सिल्ट जमा हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ, बर्म पर भी सिल्ट जम जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बर्म है उसकी चौड़ाई क्या होती है, सामान्य जो वास्तविक चौड़ाई है बर्म की, उससे जो है सिल्ट के जमने से क्या होता है, बढ़ जाती है। अब जब बर्म की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पूरे कैनाल का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पूरे कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बढ़ जाएगा, लेकिन बर्म देने का रीजन क्या है कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है उससे। ठीक है, जब ये जो है डार्क वाला हिस्सा नहीं था, ये पोर्शन नहीं था इतना, ठीक है, तो पूरा कैनाल में पानी यहाँ तक भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, फाइनल बर्म जब तैयार हुआ तो उसमें सिल्टिंग जमी होगी, तो हमें समय समय पर सिल्ट को क्या करता है, रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, और बर्म देने का एक अच्छी बात क्या है, फायदा क्या है कि यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके कैनाल का जो डिस्चार्ज हो कहीं ना कहीं उस एरिया के रिस्पेक्ट में बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो है बर्म के कुछ जो है उद्देश्य दिए गए हैं देने के, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बर्म देने का पहला रीजन क्या है कि भविष्य में यदि नहर की चौड़ाई हमें बढ़ानी हो, जैसे इसको जो है नहर की चौड़ाई अगर मान लीजिए पहले इतनी हो, फिर इसको काट के क्या हम इतना एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेस पहले से बचा हुआ है ना, इसके बाद ना हमने एम्बैंकमेंट बचाया, तो इतना जो हिस्सा है यहाँ तक हम क्या करेंगे, बाद में और चौड़ा करके यहाँ पे इतना पानी का जो है स्टोर हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, डिस्चार्ज जो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, काट का चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, नहर के अचानक बहुत अधिक पानी आ जाने से बर्फ के कारण तटबंध के टूटने की संभावना क्षीण हो जाती है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है, अगर नहर में जो है अगर आपका जो फ्लो है ज्यादा हो गया तो उस अवस्था में क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ने का भी क्या होगा, बर्फ देने से अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ने का भी प्रभाव जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर सी क्या कर रहा है, दोनों तटबंध बर्फ के कारण जलधारा के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये लहरों के होने वाले कटाव को सुरक्षित रखते हैं, यानी कि यहाँ पे जब सिल्ट जमा होगा तो क्या होगा, ये तटबंध इसकी वजह से यहाँ पानी का करंट नहीं लगने पाएगा, जिससे जो है ये आपका बैंक टूट पाए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, बर्फ के ऊपरी सिल्ट धीरे धीरे जमा होता है, सिल्ट की परत अपारगम्यता से पानी का रिसन नहीं होता। अब जब यहाँ पे सिल्ट जमा हो जाएगा तो पानी इसके जो है एम्बैंकमेंट के थ्रू बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, एक अच्छी बात यह है इसमें। इसके अलावा तटबंध के किनारों पर गिरने वाली मिट्टी तथा पत्थर बर्फ पर ही रुक जाते हैं तथा नहर के गिरकर बहाव में अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिए तटबंध ये जो एम्बैंकमेंट यहाँ से कोई चीज अगर गिरती है तो बर्फ पर जाकर रुक जाएगी, आपके कैनाल में नहीं जाने पाएगी। इसके अलावा नहर की मरम्मत के समय निर्माण सामग्री जैसे ईंट, पत्थर, रोड़ी, औजार आदि बर्फ पर एकत्रित किए जाते हैं। तो मान लिया आपको कोई नहर में कोई मरम्मत करनी है तो जो भी आप सामान इकट्ठा करेंगे आप उसको क्या करेंगे, बर्फ पर ही इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें कोई आपको जो है समस्या नहीं होगी सामान को इकट्ठा करने, स्टोर करने में, काम करने में। ठीक है, ये हो गया। लास्ट आपका, यदि नहर की मरम्मत के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है तो बर्फ पर जो आपका इकट्ठा हुआ है सिल्ट या कहीं से आप मिट्टी लाकर इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो उस बर्फ पे इतना क्षेत्रफल होता है कि वहां से क्या कर सकते हैं आप आसानी से नहर की मरम्मत के लिए उस मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सुनो, क्लास अगर क्लोज होता है तो तुम जो है क्या करोगे, फिर से रिज्वाइन करोगे। ठीक है।